Guys, welcome to my YouTube channel. My name is Hassan Ali and in this video I will guide you about my journey of MDCAT 2022 कि किस तरह से मैंने अपने MDCAT में अपनी स्टडीज़ को मैनेज किया, अपने टाइम को मैनेज किया और उसके साथ साथ मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MDCAT एंड मैंने कहाँ कहाँ से MDCAT के MCQs को प्रैक्टिस किया. So first of all, talking about my academic record, in metric I got 1083 marks, in FSC I got 1051 marks and in MDCAT I got 183 marks out of 200. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने MD कैट में मैंने किस तरह से अपनी स्टडीज़ को, अपने टाइम को और कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ करके मैंने अपने MD कैट में 183 मार्क्स हासिल किए और आप भी अपने MD कैट में कौन कौन सी ट्रिक्स को यूज़ करके इतने अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं. अबाउट माई रूटीन ऑफ MD कैट, 28 जून को हमारा लास्ट पेपर था बोर्ड का केमिस्ट्री का एंड 29 जून को मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी टोशिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MD कैट. सो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन एकेडमी ज्वाइन करना MD कैट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो MD कैट में टीचर्स आपको FSC के सेटअप से निकाल के MD कैट के सेटअप में लेके आते हैं और आपको वो डिफरेंट नोट्स और लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपके लिए आसानी होती है डिफरेंट MCQs को डिफरेंट ट्रिक्स और हिंट्स के साथ सॉल्व करने में. और इसके साथ साथ अकेडमी में डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी होती हैं जिसकी वजह से आपको एक तो MCQs की प्रैक्टिस हो जाती है एंड सेकेंडली आपको अपनी मिस्टेक्स वगैरह भी पता चल जाती हैं और आप आफ्टर द डिस्कशन ऑफ टेस्ट एंड आप उनको दोबारा रिपीट नहीं करते. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एन अकेडमी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MD कैट. सो अब बात करते हैं रूटीन की. अब मेरी जो अकेडमी थी वो सुबह 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी हमारी एंड 6 to 11 AM क्लासेस थी. 11 AM क्लासेस ख़त्म हो जाती थी. फिर 11 से 12 में के दौरान मैं घर आता था. 12 से 3 तक मैं सो जाता था. उसके बाद दिन के 3 से लेके रात के 2-3 हो जाते थे. अपना सब काम जो एकेडमी में था, जो एकेडमी में लेक्चर्स वगैरह थे, नोट्स वगैरह थे, बुक रीडिंग, MCQ के प्रैक्टिस और उसके बाद जो कल एकेडमी में टेस्ट होता था उन सब को रिवाइज करते करते रात के 2-3 बज जाते थे. सो इस तरह मैंने अपने MD कैट में अपनी रूटीन को फॉलो किया और इसके साथ साथ अब मैंने अपना टाइम डिवाइड किया हुआ था फॉर साइंसेज एंड फॉर इंग्लिश. तो सबसे पहले मैं साइंसेस को प्रायोरिटी देता था ऑफ कोर्स बिकॉज उनके मार्क्स MD कैट में बहुत ज़्यादा होते हैं. लाइक बायो के 68 या 70 MCQs आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 54 एंड लास्ट में इंग्लिश में 16 to 20 MCQs एंड 6 to 10 MCQs फॉर लॉजिकल रीजनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बायोलॉजी से स्टार्ट लेता था, देन केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश एंड लास्ट में अगर टाइम बच जाए तो मैं लॉजिकल रीजनिंग को भी पढ़ लेता था. तो मैंने टाइम इस तरह से डिवाइड किया हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी को मैंने 3 आवर्स देने, देन केमिस्ट्री 3 आवर्स एंड देन फिजिक्स 3 आवर्स. उसके बाद 2 आवर्स मैंने इंग्लिश के लिए रखे हुए थे एंड लास्ट में जाके फॉर द लॉजिकल रीजनिंग. दिस वाज माय रूटीन ऑफ MD कैट. अब इसमें ये था कि सबसे पहले बायो, उसके बाद केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिक्स. बायो में सबसे पहले क्यों पढ़ता था, इसलिए क्योंकि बायो में डिफरेंट चीज़ें हमको याद करनी पड़ती हैं और आपको डिफरेंट चीज़ें हम अपनी मेमोरी में रिटेन करनी पड़ती है, उनको बार बार मेमोराइज करना पड़ता है क्योंकि बायो में ज़्यादातर जो MCQs होते हैं वो नॉलेज बेस आते हैं और वो काफ़ी दफ़ा बुक की लाइंस होती हैं और एज सच कॉन्सेप्चुअल MCQs बायो में नहीं आते. तो बायो में मेमोरी का ज़्यादा टेस्ट होता है. तो सबसे पहले मैं बायो की चीज़ें याद करता था, बायो को पढ़ता था ताकि चीज़ें जो है मेरी मेमोरी में रिटेन रहें. उसके बाद सेकेंडली केमिस्ट्री, लास्ट में फिजिक्स करता था और उसके बाद में इंग्लिश का सब्जेक्ट है, लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग. इस तरह से मेरी रूटीन थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MD कैट. टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, सो स्टार्ट में अपनी स्टडीज़ का बायोलॉजी से करता था. तो बायो में सबसे पहले चूँकि मैं एक फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट था तो फेडरल की जो बुक थी बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से याद थी पूरी A to Z. और बाकी जो PTB की बुक थी बायो की वो मेरे लिए बहुत काफ़ी नई थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत एक्सटेंसिव बुक है एज़ कम्पेयर टू FTB फेडरल की जो बुक है. तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक और कोई भी चैप्टर सर ने पढ़ाया होता था तो सबसे पहले मैं अपनी जो PTB की बुक है मैं उसमें देखता था, उसमें टॉपिक पढ़ता था पूरा. उसके बाद मैं जाके फेडरल से पढ़ता था क्योंकि फेडरल की जो बुक थी वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से आती थी तो मुझे उसको बार बार पढ़ने में कोई मतलब इतना टाइम भी नहीं लगता था. तो मैं लास्ट में जाके फेडरल की बुक पढ़ता था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं PTB पे फोकस करता था क्योंकि उसमें जितने भी नॉलेज है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत ज़्यादा है एंड उसमें डिफरेंट एक्सटेंसिव चैप्टर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एज़ कम्पेयर टू फेडरल. तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया का टॉपिक है, सबसे पहले मैंने उसको PTB से पढ़ना था, उसके बाद मैं फेडरल से पढ़ता था एंड लास्ट में जाके जो बुक्स थी उसमें से MCQs की प्रैक्टिस बुक्स, वहाँ से मैं MCQs को प्रैक्टिस करता था. सो बायो में जो PTB की बुक है वो मैंने एक दो दफ़ा काफ़ी मतलब चैप्टर्स को एक दो दफ़ा रिवाइज किया ताकि मुझे जितनी भी चीज़ें जो फेडरल में नहीं है वो भी अच्छी तरह से याद हो जाए. सो फॉर बायोलॉजी फेडरल FTB की जो बुक है वो काफ़ी मोर देन इनफ है बिकॉज काफ़ी फेडरल की चीज़ें भी FTB में लिखी हुई हैं, PTB में लिखी हुई हैं. बट बोथ आर बट बोथ FTB एंड PTB
बोथ मस्ट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी मोस्टली नम्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो काफ़ी फेडरल बेस्ड आते हैं, फेडरल की बुक्स आते हैं, बट कभी कभी एमडी कैट में भी फेडरल के एमसीक्यूज आते हैं। तो आपको एमडी कैट में फेडरल की बायो की बुक एंड सेकेंडली जो पंजाब की बायो की बुक है, दोनों को यूज़ करना है और दोनों से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और इसके बाद में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता था बायो की और टॉर्चर की बुक से, जो प्रैक्टिस बुक थी। इस तरह से मैंने अपने बायो को किया ड्यूरिंग माई एमडी कैट। और बायो में ज़्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो नॉलेज बेस्ड आते हैं, सिंपल बुक लाइंस होती हैं और ज़्यादातर इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता बायो में एज़ कम्पेयर टू द केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो इस तरह से बायो में जितनी आप बुक रीडिंग करेंगे, जितनी आप मतलब आपकी मेमोरी अच्छी होगी और जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में रिटेन रहेगी बार बार चीज़ों को रिवाइज करने से, उतना बायो में आपके लिए फ़ायदा है। तो इस तरह से बायो में मैंने बार बार बुक रीडिंग की थी और बार बार एमसीक्यूज प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से मेरे मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे इन एमडी कैट की। एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज एज़ कम्पेयर टू बायो नहीं है, बट केमिस्ट्री में आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है एंड साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है। बिकॉज केमिस्ट्री में बहुत कम होता है कि आपके पास बुक से एमसीक्यूज आए या बुक की लाइंस आए। केमिस्ट्री में बुक की लाइंस बहुत कम आती हैं, बट आपके पास एमसीक्यूज जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सो फेडरल में जो फेडरल की केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है और इतनी ज़्यादा उसमें एक्सटेंशन नहीं है और इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पीटीपी। एंड पीटीपी की बुक है केमिस्ट्री की, उसमें काफ़ी एक्सटेंसिव चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फेडरल। तो फेडरल की तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मुझे अच्छी सी आती थी, बट मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी पीटीबी की बुक्स को। अब पीटीबी में हमारे पास जो केमिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, स्टिकियोमेट्री, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। तो फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है, अगर हम कंपेयर करें फेडरल की बुक को और पंजाब की बुक को, तो पंजाब की बुक में बहुत ज़्यादा नॉलेज लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक एक्सप्लेन हुए हैं एज़ कम्पेयर टू फेडरल बोर्ड। बट मैंने पढ़ी दोनों थी। सबसे पहले मैंने पंजाब को पढ़ा था बिकॉज वो मेरे लिए नई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ताकि वो अच्छे से मेरी मेमोरी में बैठ जाए। तो मैं उसको 2-3 दफ़ा चैप्टर को पढ़ता था, उसके बाद जाके मैं अपनी फेडरल की बुक को पढ़ता था एंड लास्ट में जाके मैं उसके एमसीक्यूज किसी भी टॉपिक या चैप्टर के जो सर ने पढ़ाए होते थे मैं उसको प्रैक्टिस करता था। और इन सब और उसके बाद जो लेक्चर होता था सबसे पहले मैं उसको भी देखता था, क्योंकि उसमें भी सर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखवाए थे, जिसकी वजह से एमसीक्यूज को सॉल्व करने में और डिफरेंट हिंट्स वगैरह और ट्रिक्स वगैरह मिल जाती हैं। तो बाकी दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी सेम है फेडरल और पीटीबी में। एंड लास्ट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पीटीबी में बहुत अच्छी लिखी हुई है एज़ कम्पेयर टू फेडरल, बिकॉज उनमें पीटीबी में जो है डिफरेंट रिएक्शंस के बाद उनके यूजेस भी लिखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मैकेनिज्म, रिएक्शंस वगैरह एज़ कम्पेयर टू फेडरल बोर्ड। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं फेडरल में पीटीबी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो सबसे पहले जिस तरह मैं बायो का पहले पीटीबी पढ़ता था, फिर फेडरल एंड लास्ट में जाके मैं डिफरेंट एमसीक्यूज करता था, इसी तरह मैंने केमिस्ट्री में भी किया। केमिस्ट्री का सबसे पहले पीटीबी मैंने पढ़ा, उसके बाद जो टॉपिक पीटीबी से पढ़ा था वो मैं फेडरल से पढ़ता था। उसके बाद जाके मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता था और जो लेक्चर के नोट्स थे ऑफ कोर्स सर के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, उससे भी हमें काफ़ी हिंट्स वगैरह और काफ़ी ट्रिक्स मिल जाती थी। एंड एक अब बात कर लेते हैं जो प्रिपरेटरी बुक्स होती हैं। 2 टाइप ऑफ बुक्स होती हैं जो अकेडमीज आप लोगों को देते हैं। एक आपके पास प्रेप बुक होती है जिसे हम प्रिपरेटरी बुक कहते हैं, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह लिखे होते हैं, हिंट्स और शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। दूसरी प्रैक्टिस बुक होती है जिसमें आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज वगैरह होते हैं। तो जो प्रिपरेटरी बुक होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज केमिस्ट्री में उसमें डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह होते हैं, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। वो काफ़ी अच्छे से आसानी से आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। बट आपको प्रिपरेटरी बुक से भी तैयारी करनी है एंड अपनी बुक से जो आपकी बोर्ड की बुक है उससे स्टिक रहना है, उससे दूर नहीं होना। एंड फॉर बायोलॉजी आपकी जो अपनी टेक्स्ट बुक है मोर देन इनफ है एज कम्पेयर टू प्रिपरेटरी। अगर आप प्रिपरेटरी ना भी पढ़ें फॉर बायोलॉजी, आप अपनी बुक से स्टिक रहें, बुक की नॉलेज को बार बार रीड करें और उसको बार बार रिवाइज करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ केमिस्ट्री। सो इस तरह से मैंने अपनी केमिस्ट्री को एफ से तो मुझे आती थी, मैंने पीटीबी को भी 2-3 दफ़ा पूरी बुक को रिवाइज किया ताकि वहाँ से भी नॉलेज है मुझे अच्छी सी हो जाए, और फेडरल से तो मुझे काफ़ी अच्छी सी आती थी। और लास्ट में मैंने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया। सो इस तरह से मैंने अपनी केमिस्ट्री पे फोकस किया ड्यूरिंग माई एमडी कैट। लेते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स जो है वो काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है इंक्लूडिंग मी, और एमडी कैट में मुझे भी स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल लगा था फिज़िक्स, कि किस तरह से फिज़िक्स के एमसीक्यूज सॉल्व होंगे और किस तरह से फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यूज आते हैं और किस तरह से मतलब फिज़िक्स को लेके चलना है।
बट फिज़िक्स में ये है कि आपको नॉलेज के एमसीक्यूज़ कम आते हैं बट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिज़िक्स में जितनी आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज़ का पता चलता जाएगा कि कितनी टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज़ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू से डील कर सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे फिज़िक्स में, उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो अब फिज़िक्स की जो फेडरल बोर्ड की बुक है और पीटीबी की बुक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो सेम है, क्योंकि फिज़िक्स में ऐसा बुक रीडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें फिज़िक्स की हैं, जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स है, उसमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, कुछ साइटेबल्स एंड कुछ उसमें वैल्यूज़ याद करने वाली होती हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें फिज़िक्स में। और इसके साथ साथ फिज़िक्स में फार्मूला शीट होती है, जिसमें पूरे बुक के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, क्योंकि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज भी आते हैं। तो फिज़िक्स में जो फार्मूलाज हैं डिफरेंट, जैसे एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उसके 4 to 5 फार्मूलाज हैं, और उससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। देखने में तो छोटा सा टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया होगा, बट फिजिक्स में एक टॉपिक से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। और फार्मूला जो है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह, क्वांटिटीज़ में रिलेशन, बिकॉज फिजिक्स में आपके एमसीक्यूज फार्मूला न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं, आपके कुछ नॉलेज बेस भी आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी आते हैं। आपको फिजिक्स में कुछ बुक रीडिंग भी करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेमोरी में जो नॉलेज के लिए हैं वो भी पढ़नी है। इसके साथ साथ फार्मूलाज की बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और फिजिक्स में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दिमाग जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से आने चाहिए, और लास्ट में कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स का। और इन द एंड आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जितने आप एमसीक्यूज करेंगे उतनी अच्छे से आपको उन टॉपिक्स का भी पता चल जाएगा, और आपको एमसीक्यूज को भी डील करना अच्छे से आ जाएगा। तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस बंदा करेगा उतना उसके लिए फ़ायदा है। अबाउट इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो जो इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के, वो कंबाइंड 20% होते हैं एमडी कैट का। और इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होते हैं वो काफ़ी बच्चों के मतलब गलत होते हैं, बिकॉज इंग्लिश को वो इतना प्रॉपर टाइम नहीं देते, क्योंकि अब साइंसेस का इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, इतना प्रेशर और बर्डन होता है, इतना ज़्यादा मतलब साइंसेस को कवर करना पड़ता है सिलेबस, तो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश मतलब स्किप हो जाती है। बट इंग्लिश को भी टाइम देना है, बेशक उसकी वेटेज कम है, उसको कम टाइम दें, बट स्टिल इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमडी कैट, और इंग्लिश को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इंग्लिश में आपके पास डिफरेंट वोकैबुलरी होती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स होते हैं जो आपकी प्रिपरेटरी बुक में लिखे होते हैं, और उन रूल्स वो रूल्स जो होते हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि उनके हिसाब से आप डिफरेंट एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व कर सकें। और इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं उनको भी बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज सिंपल होते हैं, ऐसा जितने मुश्किल भी नहीं होते। कुछ एक दो एक्सरसाइजेस या 3-4 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने के बाद आप यूज टू हो जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग सिंपल कॉमन सेंस के एमसीक्यूज होते हैं, जो आपको देख के पता चल जाता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सीरीज वगैरह होती हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं, और कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कॉज एंड इफेक्ट के एमसीक्यू होते हैं। सिंपल सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करके उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। और इस तरह से मैंने भी अपने इंग्लिश एमडी कैट में इंग्लिश को भी टाइम दिया, कम टाइम दिया था, बहुत कम टाइम बच जाता था मेरा साइंसेस करने के बाद, एंड लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग कभी कभी मेरा रह भी जाता था। बट इंग्लिश को भी मैंने रोज़ रोज़ पढ़ा, और इसके डिफरेंट रूल्स थे वो फिंगर टिप्स पे याद करने होते हैं, और इसकी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो इस तरह मैंने किया। अबाउट सम थिंग्स ड्यूरिंग माय एमडी कैट जो मैंने बार बार रोज़ रोज़ रिवाइज की। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किंगडम एनिमिलिया। अब ये चैप्टर जो है वो बायो का सबसे लेंथी चैप्टर है, और वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है इस सेंस में, बिकॉज बहुत लेंथी चैप्टर है, और इस चैप्टर में बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत नॉलेज है, और बहुत बड़ा चैप्टर, सबसे एक्सटेंसिव और सबसे मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में बायोलॉजी की और किंगडम एनिमिलिया की। तो इस चैप्टर को मैंने इस तरह से किया था कि जैसे ही मेरा एमडी कैट स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने डिफरेंट फाइलम्स जो होते हैं उनको मैंने रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जांपल कि अब आज जितना भी मैंने काम है वो कर लिया, उसके बाद जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच जाता था उसमें मैं किंगडम एनिमिलिया को पढ़ता था। अब किंगडम एनिमिलिया में इस तरह से था कि मैं 2 डेज एक फाइलम को देता था स्टार्टिंग से ही, और एक मंथ में मेरी फेडरल तो मुझे पक्की थी। पीटीबी का जो किंगडम एनिमिलिया है उसमें एक फाइलम की भी क्लासेस हैं, सब क्लासेस भी हैं, तो मुझे वो भी याद हो गई थी, और एक मंथ में मैंने पूरा किंगडम एनिमिलिया ए टू ज़ी वर्ड टू वर्ड पीटीबी का भी याद कर लिया था। और किंगडम एनिमिलिया के एमसीक्यूज 2 से 3 आते हैं एमडी कैट में, बट आपको पूरा वो चैप्टर इस सेंस में आना चाहिए कि कोई भी एमसीक्यूज आपका गलत ना हो। बट एमडी कैट में इतना एक्सटेंसिव और इतना क्लासेस में जाके एमसीक्यूज नहीं आते, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं किंगडम एनिमिलिया से, बट आपको पूरा चैप्टर एक तरह से अच्छी तरह से
रिवाइज होना चाहिए और आना चाहिए, और किंडम एंड मीरा के चैप्टर को बार बार रिवाइज करना चाहिए ताकि उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक फाइलम है दूसरे फाइलम में नहीं है, अगले जाके नेक्स्ट फाइलम्स में रिपीट हो रहे हैं, कुछ फाइलम में नहीं है, तो आपको अच्छे से वो प्रिपेयर हो जाए। और इस तरह से मैंने किंडम एंड मीरा को किया। इसके साथ साथ कैंडम एंड मीरा के डिफरेंट चार्ट्स वगैरह होते हैं। किप्स की बुक्स की जो प्रिपरेटरी बुक है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें भी काफ़ी एमसीक्यूज़ वगैरह और साथ साथ डिफरेंट शॉर्ट पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और उसमें शॉर्ट वगैरह चार्ट्स बने हुए हैं जिसमें कैंडम एंड मीरा की भी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन है। और लास्ट में आ जाता है वोकेबलरी। 5 to 10 वर्ड्स मैंने रोज़ के रोज़ रखे हुए थे, और मैं उनको रिवाइज करता था वोकेबलरी के जो वर्ड्स थे ताकि वो भी मुझे अच्छे से हो जाएं। और नेक्स्ट डे नेक्स्ट 10 वर्ड्स करने से पहले मैं उन 10 वर्ड्स को रिवाइज करता था जो मैंने प्रीवियस डे किए होते थे। इसके साथ साथ स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन वगैरह ये कुछ चीज़ें थी जो मैं रोज़ रोज़ करता था। और अगर मुझे उस दिन टाइम ना मिले तो एकेडमी में जाके अगर कोई भी फ्री पीरियड हो या फिर ब्रेक के दौरान में उस चैप्टर्स उस उन चीज़ों को मैं कर लेता था। उसके बाद बात आती है डिफरेंट वैल्यूज़ की, बिकॉज एम टी कैट में बायोलॉजी में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, सो मैं रोज़ रोज़ उनको रिवाइज़ करता था ताकि वो अच्छे से मेरी माइंड में रिटेन रहें और अच्छे से एंड तक मुझे वैल्यूज़ वो याद रहें। तो वीक बाय वीक में उन वैल्यूज़ को, डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स को, डिफरेंट फार्मूलाज फिज़िक्स के मैं हर फ्राइडे को रिवाइज़ करता था ताकि वो भी मुझे फार्मूलाज भी अच्छे से याद हो जाएं। डिफरेंट वैल्यूज़ जिसमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ होती हैं वो भी मुझे अच्छे से रिवाइज़ हो जाएं। किंडम एंड मीरा के डिफरेंट पॉइंट वो भी अच्छे से रिवाइज़ हो जाएं, बिकॉज ये कुछ चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं और जो इतनी ज़्यादा देर तक मेमोरी में नहीं रहती हैं, उनको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है ताकि अच्छे से आपकी मेमोरी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाएं। तो इस तरह से और इन सब चीज़ें करने के बाद एम सी क्यूज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एम डी कैट में आप जितने एम सी क्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए फ़ायदा होगा। मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी एम डी कैट में एम सी क्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए? सो जितनी भी बुक्स हैं, किप्स की, स्टेप्स की, स्टार्स की, ग्रिप्स की, ये सब मैंने बुक्स यूज़ की अपनी एम डी कैट में, और इन सब बुक्स से मैंने एम सी क्यूज़ को प्रैक्टिस किया। और चूँकि हमारे पास 4 मंथ्स थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एम डी कैट, क्योंकि हमारा एम डी कैट सेप्टेम्बर में कंडक्ट होना था, बट फ्लड्स की वजह से एम टी कैट पोस्टपोन होता रहा, और क्लैश भी था पी एम सी और पी एम डी सी के दरमियान, और बाकी इशूज़ की वजह से एम टी कैट पोस्टपोन होते होते नवंबर में चला गया। तो wisegoat.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे मतलब एम टी कैट की सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, डिफरेंट नोट्स हैं, डिफरेंट एफ एल पीज़ हैं, और ये सब चीज़ें जब मतलब एम डी कैट पोस्टपोन हो गया तो उसके बाद मैंने सब दूसरी अकेडमीज़ की, जैसे किप्स है, स्टेप्स है, स्टार्स है, और स्टार्स की बुक्स लाइक दे आर बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एम डी कैट। उसमें काफ़ी अच्छे और काफ़ी वैरायटी ऑफ एम सी क्यूज़ हैं, बहुत अच्छे से एम सी क्यूज़ की एक साथ एक्सप्लेनेशन भी है, किप्स में भी, स्टेप्स में एंड स्टार्स में भी, और स्टेप्स की वर्कशीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं एम डी कैट में एम सी क्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से मैंने इन सब बुक्स को यूज़ किया, और प्रिपरेटरी बुक्स मैंने सिर्फ किप्स की यूज़ की थी बिकॉज दे आर मोर देन इनफ। अगर आप किसी और अकेडमी की प्रिपरेटरी बुक ना यूज़ करें तो, और एम सी यूज़ मैंने किप्स की बुक से प्रैक्टिस की है, सबसे पहले टॉर्शर से किए थे, देन किप्स, उसके बाद मैंने स्टेप्स एंड स्टार्स की बुक से एंड ग्रिप्स की बुक से भी किए। और ग्रिप्स की एक बुक होती है जिसमें मतलब 15,000 एम सी यूज़ होते थे, मतलब पूरी बुक थी उसमें, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड एम सी यूज़ थे, वो पूरी बुक थी। मैंने वो भी प्रैक्टिस की उस्ताद फाउंडेशन की। तो ये सब बुक्स हैं जो मैंने यूज़ की थी अपने एम डी कैट के प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ साथ मैं डिफरेंट एफ एल पीज़ भी सॉल्व करता था, स्टेप्स के और स्टार्स और किप्स के, जो आपके पास wisegoat.com पर थे। हमारे एम डी कैट 2022 में पी एम सी ने कुछ मतलब अपने वो दिए हुए थे उन्होंने, मॉक टेस्ट वगैरह 5 मॉक टेस्ट दिए हुए थे, और 2021 में उन्होंने 36 लाइक या 40 मॉक टेस्ट दिए हुए थे, या फिर जिनको हम प्रैक्टिस टेस्ट कहते हैं पी एम सी ने। तो उनको भी मैंने प्रैक्टिस किया, 2021 वाले भी, 2022 वाले भी, उनसे भी मैंने काफ़ी मतलब एम सी क्यूज़ की हेल्प ली। और एक है बॉम बॉम बैंक ऑफ एम सी क्यूज़, ये भी काफ़ी अच्छी मतलब बुक है एम सी क्यूज़ को प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके साथ साथ मैंने एम डी कैट के लास्ट में जाके डिफरेंट पास पेपर्स को प्रैक्टिस किया, नम्स के, एम डी कैट के, ईटा के, और साथ ही एच के, उनसे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो एम डी कैट में जितनी आप बुक से स्टिक रहेंगे, जितने आप एम सी क्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे, और जितने आप चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे डे बाय डे, वीक बाय वीक, और उसका काम रोज़ आगे करेंगे, तो और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जितने एम सी क्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप जितने एम सी क्यूज़ करेंगे आपको उतनी वैरायटी ऑफ एम सी क्यूज़ का पता चलता जाएगा, और आपको डिफरेंट एम सी क्यूज़ के साथ डील करना आ जाएगा कि फ़िज़िक्स के स्पेशली एम सी क्यूज़ में किस तरह से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कौन सी कन्वर्जन्स करनी है,
और केमिस्ट्री में ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी आते हैं, बुक बेस्ड नॉलेज में एमसीक्यूज भी आते हैं। सो केमिस्ट्री में बुक को भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी लेना है। एंड ऑल्सो इन बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके पास बुक की आती हैं। सो इस तरह से मैंने अपने एम डी कैट में पढ़ा था और इन सब बुक्स को यूज़ किया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ।